फ्रेंड्स, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। आज आप सबका स्वागत करता हूं मैं पॉलिटी के इस शानदार लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चनों के माध्यम से संपूर्ण पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं हूं लवकुश रायचंद। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था ऑस्टिन ने। फ्रेंड्स, माउंटबेटन जो था ये अंतिम वायसराय थे ब्रिटेन के। चर्चिल जो थे ये जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जो लेबर पार्टी से थे। किससे? लेबर पार्टी से। ठीक, ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी? फ्रेंड्स, ये क्या गया था? 1935 का जो अधिनियम था, 1935 के अधिनियम के द्वारा। फ्रेंड्स, 1909 का जो एक्ट था मार्ले मिंटो सुधार, इसके माध्यम से ही प्रथम बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली देखी गई थी। फ्रेंड्स, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो इसलिए इसको भारत स्वाधीनता अधिनियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले जाए जब संविधान सभा बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। वो थे। ये कब बने थे? ये 11 दिसंबर 1946 में। ये 9 दिसंबर 1946 में। ओके फ्रेंड्स, एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1952 तक के थे। ओके फ्रेंड्स, अंबेडकर साहब जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, फ्रेंड्स, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो तीन बार प्रधानमंत्री बने थे। ओके फ्रेंड्स, हमारे संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको कौन लाया था? उसको भी जवाहरलाल नेहरू लाए थे। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को, जो आगे जाके प्रस्तावना बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? फ्रेंड्स, जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? तो ये क्या गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हम बनाते हैं संविधान दिवस। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? संविधान दिवस। इस दिन क्या होता है? संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। ओके, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए जो देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए अति आवश्यक थे। और 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत गणतंत्र हुआ था। और जो बाकी बचे हुए अनुच्छेद थे, शेष वाले अनुच्छेद थे, या जो शेष संविधान का भाग था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 15 अगस्त को मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी। ओके फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? फ्रेंड्स, ये लिया गया है रूस से, जिसको USSR बोलते थे। कब? 1991 से पहले। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले बोलते थे। जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम चलता था वो भी हमने रूस से लिया है।
फ्रेंड्स बाकी और भी देख लेते हैं अमेरिका संघ ने क्या क्या लिया है। अमेरिका से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, संघीय प्रणाली, और एक चीज और, प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो प्रारूप है, का प्रारूप, जो प्रारूप है ये यहाँ से लिया है। फ्रेंड ब्रिटेन से हमने लिया है क्या क्या, ब्रिटेन से लिया हमने एक तो संसदीय प्रणाली, जिसमें पीएम ये सब आता है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली, ये लिए हमने ब्रिटेन से। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता की बात, समानता अब कह सकते हैं बंधुत्वता, ये हमने लिया फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। फ्रेंड्स प्रारंभ में थे 395, जो अब लगभग 468 हो चुके हैं। 468 ऐसे हुए कि अगर संख्या के तरीके देखे, यानी जैसे 1 2 3 ऐसे देखे, ठीक। और 395 कैसे, जैसे 1 हो गया 1 का कै, 2 हो गया 2 का बी होगा, इस तरीके से। अगर इस तरीके से देखेंगे तो 468 अनुच्छेद हैं, और अगर इस तरीके से देखेंगे तो कितने हैं, 395। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स हम अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो ये कितने में आता है, ये आता है भाग 9 में, ठीक। और नगर पालिका ये भी भाग 9 कै में आता है, ठीक। अगर फ्रेंड्स हम देखें सहकारी समितियाँ, ये भी भाग 9 कै में आता है, लेकिन जो अधिकरण है ये 10 में नहीं आता, ये आता है भाग 14 में, ये आता है भाग 14 में। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं जो पंचायतें हैं ये हमारे संविधान में नहीं थी। हमने क्या करा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया, और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 इसके थ्रू जोड़ा गया। फ्रेंड्स ये जो दोनों हैं इसको कह सकते हैं, ये जो दोनों आई पंचायती राज और ग्राम पंचायत, ये कह सकते हैं एक तरीके से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ओके फ्रेंड्स नंबर 9, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस अनुसूची में आता है। यह आता है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आता है। ओके फ्रेंड्स अगर हम भारतीय संविधान की अनुसूची की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अनुसूची, तो ये जो है ये होता है, इसको कहते हैं हम शक्ति का विभाजन, इसको कहते हैं शक्ति का विभाजन, जो अनुसूची 7 में है। ओके फ्रेंड्स ये अनुसूची 7 में आता है। कुछ अनुसूचियाँ ऐसी है जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं, जैसे 10वीं जिसमें है दल बदल, ठीक। 11वीं इसमें है पंचायती राज, 12वीं इसमें है नगर पालिका, ठीक। ओके फ्रेंड्स ये अनुसूची आपसे बार बार पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसमें संविधान किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, इसको धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं या पंथ निरपेक्ष, क्या कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष। और जो तीसरा शब्द था वो था बंधुत्वता, तीसरा था बंधुत्वता। ओके फ्रेंड्स ये था। और इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी
कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये 44वां संविधान संशोधन जो था ये हुआ था 1978 में। इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही हमारे संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। अब इसको क्या वैधानिक अधिकार बना दिया है। वैधानिक अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 300 ए में है, जो संविधान के आर्टिकल 300 ए में है। फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? फ्रेंड्स, संविधान की जो आत्मा है वो उसको बोलते हैं उद्देशिका को, प्रेम्बल को बोला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब की, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो आर्टिकल 32 है जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है आर्टिकल 32। तो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। ओके फ्रेंड्स, ये मौलिक अधिकार है। ये इसके आर्टिकल जो होते हैं फ्रेंड्स, इसके आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसके आर्टिकल होते हैं 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों के अध्याय में। अगर हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें जब पता चलेगा कि जो प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्य की बात की गई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिक को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? फ्रेंड्स, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार का न्याय। जो पहला है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ओके फ्रेंड्स, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? फ्रेंड्स, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसके प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग कौन है? यानी जनता। तो इसको आंसर होगा ऑप्शन ए, जनता। फ्रेंड्स, जो हमारी संसद है ये आती है आर्टिकल 79 में। फ्रेंड्स, संसद के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति, फिर होती है राज्यसभा जिसको बोलते हैं अपर हाउस, फिर होता है लोकसभा जिसको बोलते हैं लोअर हाउस। फ्रेंड्स, जो संसद होती है इसका आर्टिकल होता है 79 और राज्यसभा का होता है 80 और लोकसभा का होता है 81। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ओके फ्रेंड्स, पहले देखते हैं गणतंत्र होता है क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है गणतंत्र? अगर इसको हम शॉर्ट में जाने तो हम कह सकते हैं जिसका राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित हो। क्या हो? निर्वाचित। ये कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, अप्रत्यक्ष हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च, बिल्कुल सही। अगर जनता किसी का चुनाव करती है तो जनता सर्वोच्च होगी, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान होगी, बिल्कुल सही है। देखो, अभी नहीं बताया आपको कि वो निर्वाचित होगा तो उसमें होगी। तीसरा देखते हैं, सर्वोच्च शक्ति एक राज्य के समान ही व्यक्ति में निर्मित होगी। फ्रेंड्स, राज्य जो होता है
वो निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। तो राजा की तो बात नहीं होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार डी भी देख लेते हैं। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्यों, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे लिखा होता है निर्वाचित होगा, और निर्वाचित हो गया यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जब आम जनता चुनाव में भाग लेती है, वोट देती है। अप्रत्यक्ष ऐसा होता है कि हमारे प्रतिनिधि एमपी एमएलए ये जो होते हैं इनके थ्रू होता है, तो उसको अप्रत्यक्ष बोला जाता है कि जब ये भाग लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम ये कह रहा कि बढ़ता हुआ, इन कम से सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। नागालैंड है, मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ओके देखते हैं फ्रेंड्स। जो नागालैंड है ये बना था 1963 में, मेघालय बना था 1972 में, सिक्किम बना था 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। फ्रेंड्स ये किया गया था 1956 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, जिसके माध्यम से प्रथम राज्य जो हुआ था जिसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर, हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक, प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। फ्रेंड्स ये है 20 सीटें जो है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित हैं। फ्रेंड्स लोकसभा में टोटल सीट होती है 550, टोटल सीट होती है 550। क्वेश्चन नंबर 19, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य, इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं आता, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है। इसमें तमिलनाडु है नहीं है, तमिलनाडु इसमें ठीक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र तो आता ही नहीं है, केरल आता है, ठीक, केरल आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश नहीं आता। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल। फ्रेंड्स अगर इस तरीके का विवाद होता है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम था अंतर्राज्यीय जल विवाद आयोग। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद आयोग होता है, इसके माध्यम से आयोग कह सकते हो, इसको परिषद भी कह सकते हो। परिषद ज़्यादा सही शब्द रहेगा, तो हम परिषद कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद परिषद जो बनाई गई थी, इसके माध्यम से ही इस तरीके का विवाद जो होता है उसका सॉल्यूशन किया जाता है, और ये विवाद मान्य होता है। इसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले। क्वेश्चन नंबर 20, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। फ्रेंड्स ये संसद को प्राप्त है। अगर नया राज्य बनना है, ठीक, तो ये संसद के थ्रू होगा। संसद क्या होता है, संसद राज्यों से पूछ सकती है, ठीक, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो संसद के पास ही होता है करने का। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछ ले कि, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये कश्मीर है, ये मान लो गुजरात है, ये गुजरात, ये बोले मैं तो अलग हो रहा हूँ भारत से, ठीक, ये कह रहा है मैं अलग हो रहा हूँ, तो क्या ये अलग हो सकता है? नहीं। फ्रेंड्स भारत में इस तरीके का प्रावधान है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत में आ तो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो यूनियन वाली नहीं, फेडरल वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स यूनियन में क्या होता है, यूनियन में तो ऐसा होता है, बताता हूँ, ये एक यूनियन है, ठीक, ये यूनियन है, ठीक, लेकिन जब फेडरल की बात होती है तो उसमें ऐसा होता है, ये बड़ा, ये और बड़ा, ऐसे। तो इसमें क्या अलग नहीं हो सकते, यहाँ पे अलग हो जाते हैं, ठीक, फेडरल में अलग नहीं हो सकते, यूनियन में अलग हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21,
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। फ्रेंड्स ये इस दिन पारित हुआ था, ठीक। जब लेकिन इसकी लागू की बात होती है तो ये लागू हुआ था 12 जनवरी 2020 को। ये 12 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो भारत के जो बच्चे होते हैं उनको कारखाने में जाने से मना करता है। तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 कहता है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ओके, और आर्टिकल 17 छूत के अंत की बात करता है। ओके फ्रेंड्स, ये निम्नलिखित में से किसके माध्यम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया था? ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधिनियम आया था जिसके माध्यम से संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया था। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? फ्रेंड्स ये आपको भी बताया था, आर्टिकल 17। ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 17। 14 बात करता है समता का अधिकार, समता, ये समता की बात करता है। ये कहता है कि आप किसी स्थान जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि जो अफसर होते हैं, रोजगार के अफसर, यानी सरकारी नौकरी जो होती है उसमें आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स ये कहते हैं आर्टिकल 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 25। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? फ्रेंड्स ये की गई है आर्टिकल 17 के माध्यम से। आर्टिकल 14 आपको बताता है विधि के समक्ष क्षमता व समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ रंग, रूप, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 आपको कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता होगी। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? फ्रेंड्स ये होता है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ओके फ्रेंड्स ये होता है। क्वेश्चन नंबर 27। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित किया जा सकता है? धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल सही है। सिखों को कृपाल धारण करने व रखने का अधिकार बिल्कुल सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जो धार्मिक निकाय है वो लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर लोग अपने आप कहते तो ठीक है, ये खुद से नहीं कहेंगे। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार बिल्कुल सही, यानी कह सकते कथन 1, 2, 3 सही है, लेकिन चौथा जो कथन है वो सही नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 और 16।
मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था? फ्रेंड्स ये किया गया था 1976 में। ये बंधुआ मजदूर जो है इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में की गई है, जो एक मौलिक अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, सूचना का अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है? बिल्कुल सही, मूल अधिकार है आर्टिकल 19 में, और विधिक अधिकार तो ही है, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको कहते हैं DPSP। फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ओके फ्रेंड, भाग 4, ये भाग 4 में है, ठीक। जो संविधान के भाग है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का, बिल्कुल सही। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। एक धार्मिक राज्य की स्थापना का, बिल्कुल नहीं। धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करी, धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, यानी ऑप्शन डी भी इसका सही है, ठीक। एक धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन से इसका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 43। फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल 50 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 जो है इसमें आपको देखने मिलता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 47 इसमें आपको बोला गया है कि आप पोषाहार पर ध्यान रख दोगे और जो नशे वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहोगे, ठीक। ओके फ्रेंड्स, ये कहा गया है। निर्देशक तत्व नहीं है फ्रेंड्स, शराब पर प्रतिबंध ये है, यह आता है आर्टिकल 47 में। गो संरक्षण यह आता है आर्टिकल 48 में। परिवहन संरक्षण ये भी आता है आर्टिकल 48 में। फ्रेंड्स गो संरक्षण जो है आर्टिकल 48A में आता है। ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। फ्रेंड्स ये आता है आपका फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, यह आता है आपका मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान में बाद में जोड़ा गया? फ्रेंड्स ये बाद में जोड़ा गया है ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह। पंचायती राज की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। समान नागरिक संहिता ये देखने को मिलता है आर्टिकल 44 में, और गो निषेध मिलता है आर्टिकल 48 में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? यह है ये संविधान संशोधन 42वां जो हुआ था 1976 में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए इन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित कर सकता है। फ्रेंड्स इन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से जोड़ा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्हें परामर्श द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य। फ्रेंड्स, जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये आपको आर्टिकल 54 में देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं लेते। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों सदनों के नहीं, केवल और केवल विधानसभा के, केवल विधानसभा के। ओके फ्रेंड्स, तो ये गलत हो गया, ये सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, करेक्ट। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। तो इसमें आएगा, इसका आंसर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। तो ये राष्ट्रपति में निहित है, ये आपको मिलता है देखने को आर्टिकल 53 में, ये आपको आर्टिकल 53 में देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, ठीक। जितने भी कार्य होते हैं देश के वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किसके नाम से होते हैं, लिख देता हूँ फ्रेंड्स। देश के जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जैसे विदेश नीति। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। अगर राष्ट्रपति है, ठीक, प्रेसिडेंट है, अगर ये नहीं होगा तो कौन करेगा, और ये नहीं है तो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा, ठीक। और ये भी नहीं है तो फिर कौन करेगा, फिर करेगा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए जी, इसका जिक्र आपको आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 65 में देखने को मिलता है। महान्यायवादी, फ्रेंड, जो ये महान्यायवादी होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसका आर्टिकल होता है 76। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है इसमें, ठीक है, एक कथन है एक कारण है, आपको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, देखते हैं कथन, देखते हैं कथन क्या है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य होगा। ठीक है, कारण देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दोनों सही है। हाँ, ये भी ठीक कह रहा है कि ठीक है, अगर वो राज्यसभा का सदस्य होने का पात्र होगा तो जो भी बन सकता है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, दोनों सही है। यानी दोनों कथन और कारण ठीक है, और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, देखते हुए भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, जो भी बोल दो। ये कह रहा है कि ठीक है, इसकी पोजीशन सेकंड है या नहीं है, पूछना चाह रहा हूँ। देखते हैं, पहली पोजीशन जो थे वो होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, राष्ट्रपति को। दूसरी किसकी होती है, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, ये ठीक कह रहा, सही है। अब देखते हैं सेकंड में क्या लिखा है, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। औपचारिक कार्य कुछ नहीं है इसका, वो तो सभापति है, लेकिन
उपराष्ट्रपति का कार्य करता है, कभी कभी राष्ट्रपति का कार्य भी करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पदत्याग होने पर अथवा मृत्यु के चलते उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, करेक्ट। चारों ठीक है, सारे काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है बताइए, ठीक है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोंग। केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में, ओके। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ ये होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा ये होती है, तो इसका क्या होगा, इसका केवल एक ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। संघ में मंत्री प्रधानमंत्री के साथ पर्यटन अपने पद धारण करता है, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन करता है, डेट इज करेक्ट। यानी इसका जो आंसर होगा केवल एक ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 2 बार, गुलजारी लाल नंदा 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार। तो तीनों ठीक है, सॉरी चारों ठीक है। अच्छा, आपसे यहाँ पे आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे कम समय तक पीएम कौन रहा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, लगभग 13 दिन। ये ओनली 13 दिन रहा था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में एक बार भी नहीं गया, तो ये थे चौधरी चरण सिंह साहब जो थे, एक भी बार नहीं गए, ठीक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो ये और इनका आर्टिकल जो है 148 है, कितना, 148 आर्टिकल है, ठीक। इनको कैग भी बोलते हैं, शॉर्ट में कैग बोलते हैं इनको, ठीक। भारत में सीएजी कैग का कार्य, हाँ कैग का कार्य क्या, मतलब क्या कार्य करते हैं ये कह रहा है। इसका कार्य है वित्त, ये केवल पैसों से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो लोग वित्त संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन बी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी ये होती है संसद की, ओके। देखो फ्रेंड्स, नियुक्त कौन करता है, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। कार्य लोक वित्त की देखरेख, ठीक। और कार्यवाही कौन करता है, संसद करती है, ठीक। और ये अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन देता है किसको, राष्ट्रपति को देता है, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्रेंड, जो अटॉर्नी जनरल है ये आर्टिकल 76 में आता है, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, ओके। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरे में क्या है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की
होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। उससे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जाता है, रॉन्ग। जब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति पश्चात प्रयत्न करता है तो वो हटा भी देता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा पहला दूसरा, ऑप्शन ए पहला और दूसरा होगा। लोकसभा में सदस्य की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है यह है 550। कितनी की गई है? 550 की गई है, जिसमें जिसमें 530 जो है वो राज्य की है और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी की है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे ऑप्शन ए मावलंकर साहब थे। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, और ये बात आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 80 में देखने को मिलेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त है। भारत का संघ जो कुछ क्षेत्र में बिल्कुल होगी। भारत का प्रदेश, उपप्रदेश, ठीक है, दोनों होगी, बिल्कुल सही है। भारत विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति, डेट इज करेक्ट, तीनों सही है, तीनों जगह होगी। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होते हैं? ये होता है राज्यसभा का, ठीक। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो गैर सदस्य होते हैं, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है। अभिकथन देखते क्या है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल करेक्ट। और कारण क्या है इसके? यानी यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका ए और बी दोनों सही है, उसका व्याख्या भी ठीक करके नहीं, इसका ऑप्शन ए होगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन है ये होता है आर्टिकल 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। इसको बुलाता कौन है? तो बुलाता है इसको राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक फ्रेंड्स। आर्टिकल 110 जो है ये बात करता है आपसे धन विधेयक की। फ्रेंड्स, धन विधेयक में जो होते हैं यहाँ पे हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी का हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।